ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं लीकेज फ्लक्स या हॉपकिंसन लीकेज कोएफिशिएंट। तो लीकेज फ्लक्स या हॉपकिंसन लीकेज कोएफिशिएंट यहां पे देखेंगे तो यहां पर ये एक हमने लोहे की कोर ली हुई है। इस लोहे की कोर को इतना काट दिया, यहां से इसके भाग को निकाल लिया, तो इस बीच वाले भाग में क्या है, वायु, तो इसको क्या बोलेंगे, वायु अंतराल। अब इस लोहे की कोर पर क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक कॉइल को लपेट देते हैं और कॉइल को लपेट के इसको करंट देते हैं। तो इसको हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे एमएमएफ दे रहे हैं, चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इसको दे रहे हैं। तो जब इसको चुंबकीय वाहक बल देते हैं तो इस कोर में क्या उत्पन्न होती है, यहाँ पे फ्लक्स। तो कोर में उत्पन्न कुल फ्लक्स को हमने दर्शाया है फाई आई से। तो ये लोहे की कोर में प्रेरित कुल फ्लक्स है ये। तो ये जो फ्लक्स है ये इस चुंबकीय परिपथ में प्रवाहित होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस फ्लक्स का कुछ भाग इस कॉइल के चारों ओर वायु के द्वारा अपना मार्ग पूरा करता है। तो ये जो फ्लक्स है जो कोर से प्रवाहित नहीं हो रही है, वायु के द्वारा प्रवाहित हो रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स का मतलब क्या होता है, इसको बोलेंगे रिसाव अभिवाह। ठीक है, तो ये लीकेज फ्लक्स रिसाव अभिवाह यहां पे होती है। तो यदि फ्लक्स लीकेज करती है तो ये जो वायु अंतराल है, वायु अंतराल में मिलने वाली फ्लक्स का मान क्या होता है, घट जाता है। तो वायु अंतराल में मिलने वाली जो फ्लक्स होती है, इस फ्लक्स को हम यहाँ पे फाई यू से दर्शा रहे हैं और इसको क्या बोलते हैं, उपयोगी फ्लक्स। उपयोगी फ्लक्स का मतलब है यूजफुल फ्लक्स ये होती है, क्योंकि उपयोगी कार्य करने के लिए हम मशीनों में इसी फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसको उपयोगी फ्लक्स बोला जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि फ्लक्स के लीकेज करने के कारण उपयोगी फ्लक्स का मान क्या हो गया, यहाँ पे घट गया। तो उपयोगी फ्लक्स का मान जब घट जाएगा तो इसके कारण हमारी जो मशीन होगी, उस मशीन को हमको समान फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए और ज्यादा एमएफ देना पड़ेगा। तो मशीन का जो साइज होता है, उसकी जो कीमत होती है, वो यहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन मशीन की दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये मशीन की दक्षता को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन मशीन के साइज को और मशीन की कीमत को ये प्रभावित करता है। ठीक है, तो यहां पर हॉपकिंसन ने बताया कि उसका जो लीकेज कोएफिशिएंट है, हॉपकिंसन रिसाव गुणांक इसको बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे हॉपकिंसन रिसाव गुणांक। तो ये जो हॉपकिंसन रिसाव गुणांक होता है, ये बताता है कि यहाँ पे जो कुल फ्लक्स है ना, ये कुल फ्लक्स है आयरन की कोर में उत्पन्न कुल फ्लक्स। तो यहाँ पे कोर में कुल फ्लक्स, कोर में उत्पन्न ये कुल फ्लक्स, और वायु अंतराल में उपयोगी फ्लक्स, वायु अंतराल की उपयोगी फ्लक्स। तो इन दोनों फ्लक्स का जो अनुपात होता है, इस अनुपात को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हॉपकिंसन रिसाव गुणांक बोलते हैं। तो हॉपकिंसन रिसाव गुणांक का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 से अधिक होता है। तो बहुत अच्छे से यदि हम विद्युत मशीनों को डिजाइन करेंगे तो उसमें भी हॉपकिंसन रिसाव गुणांक का मान जो होता है वो 1.15 से 1.25 तक होता है। तो विद्युत मशीनों में यदि पूछेगा कि हॉपकिंसन रिसाव गुणांक का मान क्या होता है, 1.15 से 1.25। आदर्श स्थिति में इसका मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 है मतलब कि कोई भी फ्लक्स रिसाव नहीं कर रही है, जितनी उत्पन्न हो रही है उतनी ही वायु अंतराल में प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कि जो फ्लक्स है वो रिसाव क्यों करती है, लीकेज क्यों करती है, क्योंकि जो वायु है वो एयर को, जो वायु है वो फ्लक्स को यहाँ प्रवाहित होने से रोक नहीं पाती है, क्योंकि वायु जो है वो फ्लक्स का एक कुचालक नहीं है। तो चूंकि वायु फ्लक्स का एक कुचालक नहीं है, इसलिए फ्लक्स क्या करती है, यहाँ पे रिसाव करती है। ठीक है, तो ये जो वायु अंतराल में जब फ्लक्स यहाँ पे आती है तो वो फ्लक्स इस तरह से यहाँ पे फैल जाती है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फ्लक्स ऐसे फैल रही है, तो इस फ्लक्स का फैलना क्या कहलाता है, स्प्रिंगिंग करना कहलाता है।
कि फ्लक्स क्या कर रही है, फैल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रिंगिंग प्रभाव इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो जितना वायु अंतराल बढ़ेगा तो फ्लक्स उतनी ज्यादा क्या करेगी, ऐसा फ्रिंगिंग करेगी, ठीक है, उतना ज्यादा ऐसे बाहर की ओर वो ऐसा निकल जाएगी। तो हम बोलेंगे क्या कर रही है, वो फ्रिंगिंग कर रही है। वायु अंतराल घटेगा तो जो फ्रिंगिंग प्रभाव है वो क्या होगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो यदि फ्लक्स फ्रिंगिंग ज्यादा करती है, यानी ज्यादा ऐसा फैल रही है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल यदि बढ़ेगा तो उसका जो रिलक्टेंस होता है, उसका जो प्रतिष्ठम्भ होता है, वो क्या होता है, घट जाता है। आई बात समझ में? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हॉपकिंसन रिसाव गुणांक जो होता है वो किसका अनुपात होता है, तो कुल फ्लक्स और उपयोगी फ्लक्स दोनों का अनुपात होता है। और इसका मान विद्युत मशीनों में कितना होता है, तो 1.15 से 1.25। आदर्श मान कितना होना चाहिए इसका, एक इसका आदर्श मान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में हेडिंग ला रही है कि हमने देखा बी एच वक्र, या इसको बोलते हैं चुंबक शैथिल्य, यहां पे देखेंगे। तो चुंबक शैथिल्य को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो चुंबक शैथिल्य या मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस का मतलब होता है, तो पहले ये जो अक्ष है, ये अक्ष को दर्शा रहा है, मैग्नेटाइजिंग बल को दर्शा रहा है। और मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो होता है वो होता है NI/L। ये दर्शा रहा है विपरीत दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को। तो ये किसको दर्शा रहा है, यहाँ पे विपरीत दिशा में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को दर्शा रहा है ये। और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, NI/L होती है। ये दर्शा रहा है फ्लक्स घनत्व को, और ये दर्शा रहा है यहाँ पे ऋणात्मक फ्लक्स घनत्व। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार से ये एक आयरन की कोर है, लोहे की कोर है ये, और इस आयरन की कोर पर, लोहे की कोर पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक कुंडली को, एक कॉइल को यहाँ पे लपेट देते हैं। ठीक। तो हम देखते हैं कि जब इस स्विच को बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रवाहित होगी, धारा। तो इसका मतलब है कि हम इसको क्या रहे हैं, चुंबकित बल दे रहे हैं, मिनट है ना, चुंबकित बल दे रहे हो इसको आप, मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे रहे हो आप। तो जब इसको हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स देंगे, चुंबकित बल देंगे, तो वो चुंबकित बल मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसके बराबर होता है, NI/L के लिए होता है। किसके लिए, सोलेनाइड का। तो सोलेनाइड का जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है किसके बराबर होता है, NI/L के बराबर होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी लंबाई को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, टर्न की संख्या को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, सीधा धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम बोलेंगे कि जो ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स किसके अनुक्रमानुपाती होगा, यहाँ पे धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है इसको हम बोलेंगे कि ये धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। तो ये अक्ष चुंबकित बल को दर्शा रहा है, और ये अक्ष यहाँ पे फ्लक्स घनत्व को दर्शा रहा है। ये अक्ष विपरीत दिशा में चुंबकित बल को दर्शा रहा है, और ये विपरीत दिशा में फ्लक्स घनत्व को दर्शा रहा है। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार से हम इसको स्विच को बंद करेंगे, यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी, तो ये N ध्रुव बन जाएगा, ये S ध्रुव बन जाएगा। यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होगा, वहां पे बढ़ेगा। तो हमने, इसका मतलब है कि इसका फ्लक्स घनत्व क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम शुरू में देखते हैं कि इस जैसे से चुंबकित बल बढ़ाते हैं, यानी धारा बढ़ाते हैं, तो वैसे वैसे इसका फ्लक्स घनत्व क्या होता है, ऐसा बढ़ते जाता है, ठीक। और जब ये कोर संतृप्त होना प्रारंभ होती है तो ये कर्व ऐसा बैंड होने लगता है। तो हम देखेंगे कि इतना हमने इसको यहाँ पे क्या दिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया, चुंबकित बल दिया, और इसका जो फ्लक्स घनत्व है वो क्या हो गया है, उच्चतम हो गया है, मैक्सिमम हो गया है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे कि इस समय ये जो कोर है वो हमारी संतृप्त हो गई। तो जैसे हमने इसको चुंबकित बल दिया तो इसका फ्लक्स घनत्व बढ़ा, और कोर हमारी क्या हो गई, चुंबकित हो गई। अब इस चुंबकित बल को वापस हम जीरो करते हैं, यानी कि धारा को वापस जीरो करते हैं।
तो हम देखते हैं कि इसका फ्लक्स घनत्व जीरो होता नहीं है, वो फ्लक्स घनत्व घटता जरूर है, लेकिन वहां पे हम देखेंगे कि इतना ही घट पाया कि हमने धारा को शून्य कर दिया, हमने चुंबकित बल को शून्य कर दिया, लेकिन इसका फ्लक्स घनत्व घटकर शून्य नहीं हुआ। इतना फ्लक्स घनत्व उसमें हमेशा के लिए मौजूद रह गया। तो यहाँ पे यही क्या कहलाता है, चुंबक शैथिल्य। तो चुंबक शैथिल्य का मतलब है कि जब हम चुंबकित बल को हटा लेते हैं, फिर भी उस चुंबकीय पदार्थ में कुछ चुंबक के गुण हमेशा के लिए मौजूद रह जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, चुंबक शैथिल्य। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हमेशा के लिए मौजूद रह गया है, इतना चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, तो ये क्या कहलाता है, उसका अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। यानी कि इसको उसका रेसिजुअल मैग्नेटिज्म यहाँ पे बोलते हैं। अब यदि उसको हमको समाप्त करना है, तो समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, धारा की दिशा विपरीत करनी पड़ेगी, यानी कि बैटरी के कनेक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। जो धन था उसको ऋण कर देंगे, जो ऋण था उसको धन कर देंगे। तो जब धारा की दिशा इसमें उल्टी जाएगी अब, तो वो क्या कहलाएगा, विपरीत दिशा में दिया गया चुंबकित बल। तो जब हम इसको विपरीत दिशा में चुंबकित बल देंगे, तो वो क्या करेगा, इसके पहले वाले फ्लक्स घनत्व को समाप्त करेगा। तो इतना विपरीत दिशा में हमने इसको चुंबकित बल दिया है, तो इस विपरीत दिशा में चुंबकित बल को बोलते हैं निग्राही बल। तो विपरीत दिशा में दिया गया चुंबकित बल क्या कहलाता है, ये निग्राही बल कहलाता है। और ये निग्राही बल क्या करता है, इसके अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो यहां पे किस पदार्थ को कितना निग्राही बल देना पड़ेगा, तो वो निर्भर करता है कि उस पदार्थ की निग्राहिता कितनी है। तो जिस पदार्थ की निग्राहिता ज्यादा होती है, तो उसको निग्राही बल ज्यादा देना पड़ता है उसके अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करने के लिए। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स, और इसको बोलते हैं कोएर्सिविटी। ठीक है, कोएर्सिव फोर्स यानी विपरीत दिशा में दिया गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स, है ना, रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, तो उसको क्या बोलते हैं, वहां पे कोएर्सिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जिस मटेरियल की कोएर्सिविटी ज्यादा होती है, निग्राहिता ज्यादा होती है, उसको ज्यादा हमको क्या देना पड़ता है, कोएर्सिव फोर्स देना पड़ता है। समझ में आया? तो यहां पे हम देखेंगे कि हमने जब इसको विपरीत दिशा में निग्राही बल दिया, तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो गया, मतलब इसमें ये एस पोल जीरो हो गया, ये एन पोल जीरो हो गया, इसकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या हो गई, जीरो हो गई। अब इसी विपरीत दिशा में जो हम निग्राही बल दिए हैं, इसी को आगे बढ़ाएंगे, तो ये विपरीत दिशा में क्या होगा, चुंबकित हो जाएगा, इसका फ्लक्स घनत्व फिर से उच्चतम हो जाएगा। और फिर से यदि हम धारा को शून्य करेंगे, चुंबकित बल को शून्य करेंगे, फिर से इसका चुंबक के जो अवशिष्ट चुंबकत्व है वो इसमें रहेगा, इसका चुंबकत्व शून्य नहीं होगा। और इसी बल को जब हम आगे बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि इतना बल हमको यहाँ पे देना पड़ेगा, जो कि इसके ये वाले अवशिष्ट चुंबकत्व को समाप्त करेगा। और फिर यदि इसी बल को आगे बढ़ाएंगे, तो ये इस प्रकार से फिर से चुंबकित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसको क्या करते हैं, चुंबकित बल देते हैं, तो ये चुंबकित तो होता है, लेकिन चुंबकित बल हटाने पर ये पूर्ण तरह से विचुंबकित नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हमको ये एक वलय मिला, इस वलय को क्या बोलते हैं, शैथिल्य लूप। तो इसको बोलते हैं शैथिल्य लूप या पाश, यानी इसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। तो जिस पदार्थ के हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, उस पदार्थ में शैथिल्य हानि क्या होती है, ज्यादा होती है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। और ऐसे पदार्थ का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्थायी चुंबक जो होता है, इस स्थायी चुंबक को बनाने के लिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो जिस पदार्थ में उच्च निग्राहिता होती है और उच्च धारणशीलता होती है। धारणशीलता को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। तो जिस पदार्थ में उच्च निग्राहिता और उच्च धारणशीलता होती है, उस पदार्थ का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं।
तो ऐसा कौन सा पदार्थ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्निको। तो जो एल्निको है वो एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट की क्या होती है, मिश्र धातु होती है, जिसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए करते हैं। आई बात समझ में। तो ये जो हिस्टेरिसिस लूप है इसका क्षेत्रफल हमको क्या बताता है, तो इसका क्षेत्रफल बताता है कि एक चक्र में यदि हम किसी लोहे की कोर को एक चक्र देंगे यानी एक साइकिल देंगे, तो एक साइकिल में, एक चक्र में इसमें कितनी हानि होगी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बताता है, एनर्जी लॉस पर साइकिल, यानी कि एक चक्र में कितनी ऊर्जा की हानि होगी। कौन सी ऊर्जा की, विद्युत ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चुंबक शैथिल्य होता है ये कब होता है, तो ये केवल दो स्थितियों में होगा। एक तो किसी लोहे की कोर को हम क्या देंगे, प्रत्यावर्ती सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई देंगे, या फिर किसी लोहे की कोर को हम क्या करेंगे, चुंबक के क्षेत्र में रखेंगे। तो यदि किसी लोहे की कोर को हम चुंबक के क्षेत्र में घुमाते हैं, लोहे की कोर को क्या करेंगे, चुंबक के क्षेत्र में घुमाएंगे, तो उसमें चुंबक शैथिल्य होगा। या लोहे की कोर को हम क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे, तो उसमें चुंबक शैथिल्य होगा। डीसी सप्लाई में चुंबक शैथिल्य नहीं होता है। आई बात समझ में। तो जब लोहे की कोर को हम चुंबक क्षेत्र में रखते हैं ना, तो एन पोल के सामने उसमें क्या बन जाता है, एस पोल। एस पोल के सामने क्या बन जाता है, तो जब ये बार बार घूमता है तो इसके चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं, और उसके कारण इसमें क्या होता है, यहाँ पे शैथिल्य हानि होती है। आगे बात में, तो जो शैथिल्य हानि होती है उसका सूत्र क्या होता है उसको आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत मशीनों में जो हम कोर यूज करते हैं वो कोर कैसी होनी चाहिए, जिसमें शैथिल्य हानि कम होनी चाहिए, जिसमें शैथिल्य हानि का जो ये पाश बना है, जो लूप बना है, इसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो शैथिल्य हानि है इसकी गणना कैसे करते हैं और इसको कम कैसे करते हैं। तो जो शैथिल्य हानि है, जो हिस्टेरिसिस लॉस है, इसको WH से दर्शाते हैं, और हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है इसका फार्मूला होता है ईटा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 फ्रीक्वेंसी कोर के पदार्थ का आयतन। तो इतने वॉट ये हानि यहाँ पे होती है। तो ये जो ईटा है इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स कांस्टेंट। तो ये जो है स्टैंडर्ड्स कांस्टेंट कहलाता है, या फिर इसको शैथिल्य हानि गुणांक भी बोलते हैं। तो ये किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थ के लिए इसका मान अलग अलग होता है। दूसरा ये क्या है, उच्चतम फ्लक्स घनत्व। तो उच्चतम फ्लक्स घनत्व का घात कितना है, 1.6 है। एफ क्या होता है, यदि एसी सप्लाई है तो उसको बोलेंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और यदि डीसी सप्लाई में, डीसी सप्लाई बोलने से दो पोल के बीच में कोर को घुमाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल। यानी कि जो चुंबकीयता है उसके बार बार परिवर्तित होने की आवृत्ति क्या है, तो उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक रिवर्सल बोलते हैं। और वी जो होता है ये कोर के पदार्थ का आयतन होता है। ठीक है, तो शैथिल्य हानि जो होती है वो इन सभी पर निर्भर करती है। ठीक, तो शैथिल्य हानि को कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसका शैथिल्य हानि गुणांक जो है इसका मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यदि शैथिल्य हानि गुणांक कम होगा तो उस पदार्थ में शैथिल्य हानि भी कम होगी। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का। तो जो स्टील होती है उस स्टील में क्या करते हैं, हम सिलिकॉन को मिला देते हैं, तो उस स्टील को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन स्टील। तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग काय के लिए करते हैं, शैथिल्य हानि को कम करने के लिए। लेकिन सिलिकॉन का जो प्रतिशत होता है वो 5% से ज्यादा नहीं, तो स्टील क्या होती है, भंगुर हो जाती है, उसमें भंगुरता आ जाती है। ठीक है, इसके बाद में यदि पूछता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, और वायु का जो BH कर्व है, यदि पूछेगा कि जो कुचालक पदार्थ होते हैं, अचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, तो उनका जो BH वक्र होता है, ये B ये H,
तो अचालक या कुचालक पदार्थ का बीएच वक्र कहता होता है सरल रेखीय होता है। ठीक है, यानी कि यदि हम एक वायु क्रूड कॉइल बनाते हैं, एक ऐसी कॉइल बनाते हैं, इसके चारों तरफ क्या है, वायु है, तो इसमें शैथिल्य हानि नहीं होगी। ठीक है, लेकिन यदि हम एक लोहे के टुकड़े के ऊपर में कॉइल को लगाते हैं तो इसमें क्या होगा, शैथिल्य हानि होगी। ठीक है, तो वायु क्रूड कॉइल में शैथिल्य हानि नहीं होती है, क्योंकि वायु का जो बीएच कर्व होता है एक सरल रेखा होता है, तो इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, शून्य होता है, तो इसलिए वायु में जो है वो शैथिल्य हानि नहीं होती है। इसी तरह से जो भी अचालक पदार्थ है, जो भी अचालक पदार्थ होता है, उस अचालक पदार्थ में शैथिल्य हानि नहीं होती है। आगे बात समझ, क्योंकि उसका बीएच वक्र कैसा होगा, सरल रेखीय होगा। ठीक, इसके बाद में यदि आपको पूछता है कि जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ये चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो इसमें बोलेगा कि चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है इसमें अनुचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मटेरियल इसको बोलते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो एक से कुछ कुछ ज्यादा, मतलब एक से थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ज्यादा व धनात्मक होती है। ठीक है, तो इसकी चुंबकशीलता कैसी होती है, एक से थोड़ी सी ज्यादा होगी और कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो ये जो है चुंबक के द्वारा बहुत ही क्षीण बल से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये चुंबक द्वारा अति क्षीण बल से आकर्षित होते हैं, पता भी नहीं चलेगा, इतना कम बल होगा। ठीक, तो कौन से पदार्थ जो होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, तो जैसे हम देखते हैं वायु है, वायु कैसी है, अनुचुंबकीय है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम कैसा है, यहाँ पे अनुचुंबकीय होता है। इसके अलावा सोडियम है, प्लेटिनम है, मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो गैस है, और टीन है। तो ये जो है ये कैसे पदार्थ होते हैं, यहाँ पे अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। दूसरे जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, इनकी जो, ठीक है, रिलेटिव परमिएबिलिटी है, यानी कि आपेक्षिक चुंबकशीलता है, ये एक से थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी कम होती है। तो एक से थोड़ी सी कम होती है। तो ये जो है चुंबक के द्वारा क्या होते हैं, ये प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कम और बोल सकते हो ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। तो इसका मतलब है कि ये चुंबक के द्वारा क्या होता है, अति क्षीण बल से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो चुंबक द्वारा अति क्षीण, बहुत ही कम बल प्रतिकर्षित होते हैं ये। ठीक, तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, तो जैसे हम देखेंगे तांबा है, चांदी है, सोना है, पारा है, ठीक है, आपका जो हीरा है, बिस्मथ है। तो जितने भी चालक पदार्थ होते हैं वो लगभग किस में आ जाते हैं, यहाँ पे
प्रति चुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम को छोड़ के। जैसे जिंक है, जिंक इसमें आ जाएगा यहाँ पे, नमक है, जल है, ठीक है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और जो लकड़ी है, ये सब किस में आ जाते हैं यहाँ पे, प्रति चुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी नाम पूछता है कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है ना, तो उसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार होता है उसको बोलते हैं लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है, इस लोह चुंबकीय पदार्थ को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, उन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो अपेक्षिक चुंबकशीलता है, इसका मान एक से बहुत ज्यादा, एक से बहुत ज्यादा या हजारों में होता है। तो ये जो है चुंबक के द्वारा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बल से आकर्षित होते हैं। तो चुंबक के द्वारा ये बहुत ही ज्यादा बल से आकर्षित होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ ही होते हैं, तो इसमें होता है लोहा, निकल, कोबाल्ट, स्टील यानी इस्पात। तो ये सब जो है, स्टील को क्या बोलते हैं हिंदी में, इस्पात। तो ये सब जो हैं, ये कौन से पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फिर चुंबकीय पदार्थ यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, इसमें एक होता है नरम लोह चुंबकीय पदार्थ और दूसरा होता है कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो जो विद्युत मशीन होती है, विद्युत मशीनों में हम किसका प्रयोग करते हैं, नरम लोह चुंबकीय पदार्थ का। और जो हमारा लाउड स्पीकर है या स्थायी चुंबक है, इसको बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत मशीन का मतलब होता है विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, नरम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और स्थायी चुंबक जो हम लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कठोर यानी हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो जो नरम लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, ये क्या कौन होता है, तो जैसे हमने पढ़ा था निकल होता है, निकल के साथ में यदि आयरन को मिला देंगे तो ये क्या हो गया, निकल आयरन एलॉय हो गया। तो जो निकल आयरन एलॉय है, ये कैसा पदार्थ होता है, यहाँ पे नरम लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो हमने पढ़ा है एल्निको। तो एल्निको जो है वो कैसा पदार्थ है, कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ है, जिसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, स्थायी चुंबक या लाउड स्पीकर में करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यदि पूछेगा कि, यदि पूछेगा आपको कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एल्निको का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्गीकरण यहाँ पे किया गया। ठीक, एक होती है फेरिट, फेरिट, फेरिट पदार्थ होता है, फेरिट मटेरियल होता है। ठीक है, तो फेरिट लोह चुंबकीय पदार्थ है ये भी। तो फेरिट जो है, इसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, हाँ, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो जो भंवर धारा हानि, इस भंवर धारा हानि को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो उच्च आवृत्ति है, उच्च आवृत्ति जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उनकी कोर बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फेरिट पदार्थ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पे देखते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय
प्रेरण का नियम, तो फैराडे का कर देते हैं, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है? तो फैराडे ने बताया कि जैसे कि कोई ये एक कॉइल है और इसके पास में एक लोहे का मैग्नेट रखा है, बार मैग्नेट रखा है यहाँ पे, तो इससे क्या जुड़ी है, जाके इसमें चुंबकीय फ्लक्स जाके जुड़ी है। ठीक है, तो फैराडे ने बताया यदि किसी कॉइल या चालक से जुड़ी हुई जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, इस फ्लक्स में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन यानी इससे जुड़ी हुई फ्लक्स या तो घटनी चाहिए या बढ़नी चाहिए, इस पे जुड़ी हुई फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो यदि परिवर्तन होगा तो इस कॉइल में क्या उत्पन्न होगी? ईएमएफ उत्पन्न होगी। पहला नियम बताया। दूसरा बताया कि ईएमएफ उत्पन्न होगी तो उसका परिमाण कितना होगा। तो वो बताया कि ईएमएफ जो इसमें उत्पन्न होगी वो फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि जो एन और फाई है, एन यानी इसके टर्न की संख्या, फाई यानी क्या हो गया? फ्लक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स लिंकेजेस। तो इसको बोलते हैं फ्लक्स लिंकेजेस। और फ्लक्स लिंकेजेस को किसमें मापा जाता है? वेबर टर्न। इसको क्या बोलते हैं? वेबर टर्न। तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं वेबर टर्न। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि फैराडे ने बताया दूसरे नियम में कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगी उस ईएमएफ का परिमाण कितना होगा। तो वो बताया कि फ्लक्स लिंकेजेस जो होता है इसकी दर के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इससे जो फ्लक्स जुड़ी हुई है उस फ्लक्स के परिवर्तन की दर क्या है, तो उसकी दर के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा। तो जैसे हम देखेंगे कि एन चालक तार से पहले जो फ्लक्स जुड़ी थी वो कितनी थी? φ1। और फिर जो फ्लक्स जुड़ी है वो कितनी है? φ2। तो फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा इससे आपको पता चलेगा। और दर के लिए क्या लेंगे? यहाँ पे समय ले लेंगे। ठीक है, तो ये फ्लक्स के परिवर्तन की क्या हो जाएगी? दर। तो यदि इसमें से n को कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे हम? φ2 माइनस φ1 अपॉन टी, या फिर इसको लिख सकते हैं n d∅ बाई dt। तो ये कहलाता है फ्लक्स के परिवर्तन की दर कहलाता है। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब ओपन करेंगे तो यहां पे एक स्थिरांक मिलता है और वो है माइनस का चिन्ह। तो ये फैराडे का जो ईएमएफ उत्पन्न करने का सूत्र है उसका गणितीय रूप है कि यहाँ पे जो ईएमएफ प्रेरित होगी उसका परिमाण कितना होगा? तो n d∅ बाई dt। अब यहां पर जो माइनस का चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? लेंज के नियम के अनुसार विरोध प्रदर्शन को दर्शाता है। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे लेंज के नियम के अनुसार विरोध प्रदर्शन को ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी कॉइल में कितनी ईएमएफ प्रेरित होगी उसकी गणना यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कॉइल है, यहाँ पे 1000 टर्न की कॉइल है। ठीक, अब इससे जो पहले फ्लक्स जुड़ी थी वो है यहाँ पे 10 मिली वेबर, और जो फ्लक्स है फिर वो चेंज होके यहां पे हो जाती है 8 मिली वेबर। बात समझ आ गई? तो इसमें प्रेरित ईएमएफ का परिमाण कितना होगा? तो यहां पर मान को रखते समय आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स का मान आपको वेबर में रखना है, एसआई इकाई में, समय का मान सेकंड में रखना है। ठीक है, तो यदि बोलेगा कि जो कॉइल है कितने टर्न्स की है वो 1000, तो उसमें जो पहले फ्लक्स जुड़ी थी वो कितनी थी? 10 मिली वेबर। तो ये 10 मिली वेबर और फिर कितनी हो गई? 8 मिली वेबर। ठीक, और समय भी देना पड़ेगा कि ये फ्लक्स कितने समय में चेंज हुई। तो ये मान लीजिए कि फ्लक्स जो है 2 मिली सेकंड में परिवर्तित हुई है। तो समय कितना है? 2 मिली सेकंड। तो यहां पे इन दोनों को अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मिली वेबर आ जाएगा और बटा क्या आएगा? 2 मिली सेकंड। तो मिली और मिली कट जाएंगे, 2 और 2 कट जाएंगे, तो यहां पे जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी? 1000 वोल्ट की। ठीक है, तो इस प्रकार से जब मान को रखेंगे तो उसकी गणना आपको करनी है। ठीक,
इसी में ही एक दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि यदि मान लीजिए किसी कॉइल में जो अभी फ्लक्स है, किसी कॉइल से कितनी फ्लक्स जुड़ी हुई है, 10 मिली वेबर की फ्लक्स जुड़ी हुई है, और 2 सेकंड में, मिली की जगह ले लेते हैं सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड में ये जो फ्लक्स है क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि किसी कॉइल से कितनी फ्लक्स जुड़ी हुई है, जल्दी बोलो, कितनी कॉइल फ्लक्स जुड़ी हुई है, 10 मिली वेबर की फ्लक्स जुड़ी हुई है। तो इस कॉइल से 10 मिली वेबर की फ्लक्स जुड़ी है और 2 सेकंड में ये फ्लक्स रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो, ये फ्लक्स क्या हो गई, देखो उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई। तो यदि इस तरफ जब फ्लक्स है उसको हम धनात्मक लेंगे, तो जब इस तरफ फ्लक्स आएगी तो उसको क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। ध्रुवता यदि चुंबकीय परिपथ में परिवर्तित हो रही है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, वहां पे परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो किसी कॉइल से पहले फ्लक्स 10 मिली वेबर की जुड़ी है और 2 सेकंड में फ्लक्स क्या हो गई है, उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई है। तो उसमें कितनी ईएमएफ प्रेरित होगी, तो हम बोलेंगे कि जो पहले फ्लक्स जुड़ी थी वो कितनी जुड़ी थी, यहाँ पे 10 मिली वेबर, और फिर फ्लक्स जो है वो कितनी हो गई है, 8 मिली वेबर, सॉरी 10 मिली वेबर रिवर्स हो गई है। तो माइनस क्या लिखेंगे, -10 लिखेंगे अंतर निकालने के लिए। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये कितनी हो जाएगी, 20, कितनी हो जाएगी, 20 मिली वेबर हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे 20 मिली वेबर हो जाएगी, और बटा 2 सेकंड है यहाँ पे, ठीक। तो 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 10 मिली, इससे कट जाएगा तो कितनी वोल्ट आएगी, 10 वोल्ट की ईएमएफ उत्पन्न होगी। बस में तो यदि किसी कॉइल से बोलता है कि पहले 10 मिली वेबर की फ्लक्स जुड़ी है और 2 सेकंड में या कितने भी समय में वो फ्लक्स रिवर्स हो जाती है, ठीक है, तो पहले इतनी है तो दूसरे में क्या लेंगे, माइनस साइन, दोनों का अंतर लेना है। तो अंतर कैसे निकालते हो, φ2 माइनस क्या लिखते हो, φ1, है ना। तो φ2 यदि आपकी कितनी है, यहाँ पे 10 मिली वेबर है या मान लो 10 है ये, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइनस हो जाएगी। तो -10 लिखोगे ना, माइनस को लोगे तो क्या होगा, ब्रैकेट को लोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वही वहां पे लिखे हैं 20, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे जो लेंज का नियम होता है, लेंज का नियम हम काय के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो जो लेंज का नियम होता है इसका प्रयोग हम काय के लिए करते हैं। तो जैसे कि ये कोई एक कॉइल है, ऐसा कॉइल है ये। अब इस कॉइल में, ठीक है, यहां पे इससे क्या जुड़ी हुई है, ऐसा फ्लक्स, और इसके परिपथ को हम कर देते हैं पूर्ण। तो इसके परिपथ को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, पूर्ण कर दिया। तो इसका परिपथ क्या हो गया, यहाँ पे पूर्ण हो गया। समझ में आया। तो यहां पे हम देखेंगे कि अभी यदि ये स्थिर है, ये भी स्थिर है, तो इस कॉइल से जुड़ी हुई फ्लक्स में क्या कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी, कोई भी धारा इसमें प्रवाहित नहीं होगी। यदि इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे तो इससे जुड़ी हुई फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो लेंज ने बताया कि किसी कॉइल से जुड़ी हुई फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है और उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा की दिशा कैसी होगी, ठीक है, वो धारा किस दिशा में होगी। तो बोलता है लेंज कि इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगी उसके कारण इसमें जो धारा प्रवाहित होगी उसकी दिशा इस प्रकार से होगी जिससे कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। उसके उत्पन्न होने का कारण यह है, क्या है, यहाँ पे इसका सामने आना, पास आना। तो धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी जिससे यहाँ पे एक एन ध्रुव बन जाएगा और वो एन ध्रुव इस एन ध्रुव के पास आने का विरोध करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो यदि हमको यहाँ पे एन ध्रुव बनाना है तो हमारे पास में राइट हैंड रूल है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे धारा की दिशा कैसी होगी, इस प्रकार से इसमें धारा की दिशा होगी, ठीक है। तो लेंज के नियम का प्रयोग पूछेगा एग्जाम में कि काय के लिए किया जाता है। तो लेंज के नियम का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं,
हाँ, धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए। यदि धारा नहीं दिया होगा तो ईएमएफ दिया होगा, ठीक है। और लेंज का नियम क्या बताता है हमेशा कि धारा की दिशा कैसी होगी या ईएमएफ की दिशा कैसी होगी, जिससे कि वह अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी, ठीक है। तो समझ में आ गया लेंज का नियम क्या बोलता है कि किसी भी कॉइल में प्रेरित ईएमएफ, उसके कारण प्रवाहित धारा की दिशा इस प्रकार होती है जिससे कि वो अपने उत्पन्न होने के कारण का विरोध करती है। और लेंज के नियम का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं? उत्पन्न धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसी तरह से तो ये लेंज का नियम समझ में आया। तो कौन कौन सा नियम हो गया आपका? ठीक, तो दो नियम हो गए अब, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो गया और लेंज का नियम हो गया। अब इसके बाद में आगे देखते हैं